वेल स्टूडेंट, मनी और बैंकिंग को कंटिन्यू करते हुए आज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो पर हैं। ठीक है, और आज का हमारा टॉपिक है पहला, दैट हु आर द प्रोड्यूसर ऑफ मनी इन आर इकोनॉमी। तो देखिए, हमारी इकोनॉमी के अंदर दो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, और वो दो प्रोड्यूसर कौन कौन है हमारे? वन प्रोड्यूसर इज गवर्नमेंट एंड अनदर प्रोड्यूसर इज बैंक्स. Now there are two types of bank involved in the production of money. One is the central bank and another one is the commercial banks. Well, देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो अगर प्रोड्यूसर्स की बात है तो हमारे पास तीन प्रोड्यूसर होते हैं. वन इज गवर्नमेंट, वन अनदर वन इज सेंट्रल बैंक आरबीआई एंड थर्ड वन इज द ऑल कॉमर्शियल बैंक्स एक्सेप्ट आरबीआई, ऑल द कॉमर्शियल बैंक्स. ओके. Now, why government is producer? Because government's financial department has the authority to print the to supply all type of coin and 1 rupee note in the economy. And central bank have the authority to supply to print all the notes in the economy. देखिए, हमारे सिस्टम में गवर्नमेंट और आरबीआई को ये पावर होती है कि वो गवर्नमेंट की फाइनेंशियल डिपार्टमेंट जो है सभी तरह के कॉइन्स और 1 रुपये के नोट को इशू कर सके, और सेंट्रल बैंक को ये पावर होती है कि वो सभी तरह के नोट्स को इशू कर सके. इसीलिए गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक कई बार इशूअर ऑफ मनी भी कहे जाते हैं. कमर्शियल बैंक इशूअर ऑफ मनी नहीं होता, क्योंकि इसके पास मनी को या नोट को इशू करने की अथॉरिटी नहीं होती. लेकिन फिर भी कमर्शियल बैंक जो है प्रोड्यूसर ऑफ मनी आता है. क्यों? क्योंकि कमर्शियल बैंक्स जो हैं हमारी इकोनॉमिक सिस्टम में हेल्प करते हैं बाय द वे ऑफ लैंडिंग लोन्स के थ्रू क्रेडिट के मल्टीप्लिकेशन में, और इसीलिए कमर्शियल बैंक्स जो हैं हमारी इकोनॉमी में प्रोड्यूसर ऑफ मनी कहे जाते हैं. तो अब सिंपल सी बात यह है कि हमारे पास तीन प्रोड्यूसर हैं. नंबर वन इज द गवर्नमेंट, नंबर टू इज द सेंट्रल बैंक एंड नंबर थ्री इज द कमर्शियल बैंक. लेकिन इशूअर हमारे पास केवल दो हैं. नंबर वन इज द गवर्नमेंट एंड नंबर टू इज द सेंट्रल बैंक. ओके. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सप्लाई ऑफ मनी. देखिए, सप्लाई ऑफ मनी से जो है डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बोर्ड के अकॉर्डिंग टू. सप्लाई ऑफ मनी, इसके मीनिंग पूछ लिया जाता है. तो सप्लाई ऑफ मनी क्या है कि अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर, किसी भी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पर, और क्योंकि हम यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं इसलिए सप्लाई ऑफ मनी हमारे लिए क्या है? स्टॉक कॉन्सेप्ट है, ना कि फ्लो का कॉन्सेप्ट है. अगर कभी एमसीक्यू में आता है तो सप्लाई ऑफ मनी इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट. वेल, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर हम ये देखें कि हमारी इकोनॉमी में, हमारी कंट्री में स्टॉक ऑफ मनी कितना है, अमाउंट ऑफ मनी कितना है, तो इस स्टॉक ऑफ मनी को, ऑल टाइप्स ऑफ मनी, इस स्टॉक ऑफ मनी को हम बोलते हैं सप्लाई ऑफ मनी. इट सिंपली मीन्स कि किसी भी समय पर हमारी कंट्री में क्वांटिटी ऑफ मनी कितनी है, उस मनी की क्वांटिटी को ही हम कहते हैं मनी सप्लाई. नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ टू मेजर द मनी सप्लाई. हमें ये तो पता है कि मनी सप्लाई का मतलब है कि हमारे देश में कितनी क्वांटिटी है, लेकिन अब ये देखें कि वो क्वांटिटी को हम मेजर कैसे करना है. वेल, क्वांटिटी को मेजर करने के कई मेथड्स हैं, लाइक M1, M2, M3, लेकिन हमारे सिलेबस में केवल M1 है, और M1 का एक सिंपल सा फॉर्मूला है दैट C प्लस OD प्लस DD. नाउ व्हाट इज C? C इज द करेंसी हेल्ड विद द पब्लिक, यानी हमारे लोगों के पास कितना पैसा है उसे हम क्या बोलते हैं? C. DD सिंपल इज द डिमांड डिपॉजिट ऑफ पब्लिक विद कॉमर्शियल बैंक, यानी कि लोगों ने अपना जो पैसा कॉमर्शियल बैंक्स के पास जमा कर रखा है उसे हम क्या बोलते हैं? DD. OD के तीन पार्ट्स होते हैं, 1, 2 एंड 3. एंड इट इंक्लूड दैट डिमांड डिपॉजिट हेल्ड विद सेंट्रल बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट लाइक नाबार्ड, यानी कि सेंट्रल बैंक, हमारे आरबीआई के पास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं पहले वो आते हैं. फिर डिमांड डिपॉजिट्स आते हैं सेंट्रल बैंक के पास फॉरेन गवर्नमेंट और फॉरेन सेंट्रल बैंक के. जैसे हमारे सेंट्रल बैंक आरबीआई है, वैसे ही दूसरे कंट्री के फॉरेन बैंक होंगे, उनका अगर कोई डिमांड डिपॉजिट है हमारे पास सेंट्रल बैंक के पास तो वो इंक्लूड होगा. ठीक है. एंड थर्ड वन इज द डिमांड डिपॉजिट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट लाइक IMF एंड वर्ल्ड बैंक. यानी कि डिमांड डिपॉजिट्स के कितने पार्ट हैं? डिमांड डिपॉजिट्स के 3 पार्ट हैं हमारे पास. नंबर वन इज द demand deposits with central bank of financial institute, demand deposits with central bank of foreign government or foreign central bank, and demand deposits of international financial institute. ये कुछ मेन टर्म्स याद रखना. सी का क्या मतलब होता है? करेंसी हेल्ड
बाय पब्लिक विद कॉमर्शियल बैंक, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक यानी कि वो पैसा जो लोगों के पास है, एंड डीडी मीन्स द अमाउंट ऑफ पब्लिक डिपॉजिटेड इन द commercial bank in form of demand deposit, and other deposits have its three part. Okay, well, आज कुछ और टर्म्स भी देखते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और कई बार क्वेश्चन इंडिविजुअल इन टर्म से पूछ लिया जाता है. नंबर 1 इज डिमांड डिपॉजिट. वेल, डिमांड डिपॉजिट सिंपली मीन्स देखिए जो पैसा, यहाँ से समझते हैं इसको. देखिए पब्लिक जो है, जो अमाउंट या पब्लिक यानी कि हम, जो पैसा हम अपना कॉमर्शियल बैंक के पास जमा करते हैं एज आर सेविंग. सिंपल जो पैसा हम अपने सेविंग के अकाउंट में रखते हैं, और क्यों रखते हैं, उस पैसे की हमारे पास एक नेचर होता है कि जब हमें ज़रूरत होगी हम वो पैसा यहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि अपनी डिमांड पर वो डिपॉजिट हम विड्रॉ कर सकते हैं. इसीलिए इस अमाउंट को हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट. ठीक है, पब्लिक जो पैसा कॉमर्शियल बैंक्स के पास जमा रखती है, सिंपली उस पैसे को हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट. लेकिन अगर यही पैसा पब्लिक में से, यानी हम इसी पैसे को अगर कॉमर्शियल बैंक्स के पास जमा करें और उस पर जो है कुछ टर्म की कंडीशन लगा दे, टर्म हियर मीन्स टाइम, कि हम जो है इसको 1 ईयर के लिए या 5 ईयर से पहले हम इसको नहीं निकालेंगे, ये हमने अपनी कंडीशंस लगा दी हैं. टर्म हियर मीन्स टाइम. ठीक है, ये टाइम से रिलेटेड हमने कंडीशन लगा दी है, तो इस केस में यही अमाउंट हमारा टर्म डिपॉजिट बन जाता है. अ वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ टर्म डिपॉजिट इज एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट. वेल देखिए, नेक्स्ट टर्म इज, पहले हम अपनी प्राइमरी डिपॉजिट को, या चलिए बैंक मनी को ही देखते हैं पहले. इन द मनी, इट इज द मनी क्रिएटेड बाय कॉमर्शियल बैंक इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट. देखिए जो पैसा कॉमर्शियल बैंक्स के पास डिमांड डिपॉजिट्स के रूप में जमा होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बैंक मनी. वेल, हाई पावर मनी में जो है, हाई पावर मनी का सिंपल सा मतलब ये है कि पैसा कितना लिक्विडेट है हमारे पास, लोगों के पास कितना पैसा है, कैश कितना है, रिसीव ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स विद आरबीआई, एंड वोल्ट कैश ऑफ कॉमर्शियल बैंक. का वोल्ट कैश वो कैश होता है जो कॉमर्शियल बैंक्स अपने खर्चे के लिए अपने पास रखते हैं. देखिए कॉमर्शियल बैंकों ने कितना पैसा आरबीआई के पास जमा कर रखा है रिजर्व के तौर पे, और करेंसी हेल्ड बाय द पीपल, और लोगों के पास कितना पैसा है. अगर हम इन तीनों को मिला दें तो हमारा बनता है हाई पावर मनी. तो हाई पावर मनी के हमारे पास 3 पार्ट होते हैं. पहला पार्ट में क्या है कि लोगों के पास कितना पैसा है. सेकंड पार्ट ये है कि कॉमर्शियल बैंकों ने आरबीआई के पास कितना अमाउंट डिपॉजिट कर रखा है. और थर्ड क्या है कि कॉमर्शियल बैंक के पास वोल्ट कैश कितना है, यानी अपने खर्चे को पूरा करने के लिए, अपने एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए कैश कितना कॉमर्शियल बैंक्स ने रखा हुआ है. देखिए सिंपली होता ही है कि अगर कोई पर्सन बैंक में, अगर हम जो है पब्लिक में से कोई पर्सन कॉमर्शियल बैंक्स में पैसा जाके जमा करता है, ठीक है, सपोज कीजिए किसी पर्सन ने यहाँ पे 100 रुपीज़ जमा किए, तो ये पैसा क्या कहलाता है, ये पैसा कहलाता है डिमांड डिपॉजिट, इनिशियल डिपॉजिट और प्राइमरी डिपॉजिट. क्योंकि बैंक इससे क्या करते हैं, बैंक इस पैसे को किसी दूसरे पर्सन को लोन के रूप में देते हैं, और दूसरा पर्सन वापस से ये पैसा अपना यूज़ करने के बाद वापस से ये पैसा हमारे बैंकिंग सिस्टम में आ जाता है. ठीक है, लेकिन जब ये पैसे दोबारा बैंकिंग सिस्टम में आएगा, उस समय हम इसको, जब ये पहली बार आया था तो इसे हम कहेंगे प्राइमरी डिपॉजिट, और जब ये दूसरी बार आएगा तब इसे हम कहेंगे सेकेंडरी डिपॉजिट. इसके बाद ये पैसा वापस लोन के रूप में पब्लिक के पास जाता है और फिर वापस बैंकिंग सिस्टम में आ जाता है. उस समय भी हम इस पैसे को क्या कहेंगे, सेकेंडरी डिपॉजिट. पहली बार के बाद पैसा चाहे जितनी भी बार लोन के रूप में कॉमर्शियल बैंक्स के पास वापस आए, उसे हम सेकेंडरी डिपॉजिट ही बोलते हैं. और वो पैसा जो पहली बार जमा होता है उसे हम प्राइमरी डिपॉजिट या फिर इनिशियल डिपॉजिट बोलते हैं. ठीक है, टोटल डिपॉजिट हमारा क्या होता है, प्राइमरी डिपॉजिट प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट. तो आज के लिए यहीं पर ही हम रोकते हैं.